हेलो गाइस, स्टडी 90 पर गाइस आपका वेलकम है आज एक बार फिर से। तो गाइस जानते हैं आज अपना लेक्चर्स नया होगा, यानी कि नया विषय हिंदी वर्णमाला के साथ जानते चलेंगे। ठीक है गाइस, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, और हिंदी में आज सबसे पहला चैप्टर वर्ण यानी कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट की परिभाषा जानते हैं। आज कुछ वर्ण जानेंगे, कुछ परिभाषा जानेंगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा तो स्टार्टिंग से नहीं लिया, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर मैंने जो है ये कुछ लिया है। तो आप मुझे बताइएगा कैसा है मेरा सेशंस और कैसी है वीडियो। ठीक है गाइस, तो जानते हैं, और भाई की एक बार वीडियो देख करके बताना कि भाई की वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है गाइस, देन लस को जानते हैं अल्फ़ा वर्ण पहले जान लेते हैं क्या होते हैं वर्ण और वर्णमाला। ठीक है गाइस, तो वर्ण जानते हैं। सबसे वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या होता है पता है आपको? वर्ण होता है रै। क्या रै को आप तोड़ सकते हैं? वै क्या आप तोड़ सकते हैं? च क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? तो इसे वर्ण कहते हैं। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। जिसे ए आई ई व च इत्यादि आके वही बात जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है गाइस, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है वर्ण। सबसे छोटी भाषा की इकाई क्या है? वर्ण। और इसके खंड नहीं किए जा सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा आपने। उदाहरण, मूल ध्वनियों को यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राम और गाय में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 मूल ध्वनियाँ जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे रै, आ, मैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको तोड़ना भी आगे सिखाऊंगा, बस आप इतना जान लें मूल वर्ण वे होते हैं और इनको तोड़ा नहीं जा सकता। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52। आप ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्णमाला, थोड़ा आगे बढ़े। क्या जानते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक वर्ण ये था रै, एक था मैं, एक था च, एक था छ। अगर इन सबको हम मिला दें तो भी ये हो जाएगा वर्णमाला। अगर ये एक ही रहेगा तो इसे कहते हैं वर्ण। बस यही बात इसमें जानने की थी। आगे चलो थोड़ी सी, यही परिभाषा में लिखा हुआ है, ऐसे ही हम कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। सही बात है, हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक बात है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक बात है। हिंदी की ए आ क ख ग होती है। हाँ ठीक तो है, ऐसे ही तो होती है। हिंदी की ए आ क ख ग यही होती है। और अंग्रेजी में होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी होते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेपर्स। वर्णों के भेद। वर्णों में कुछ भेद भी होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता दूँ। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। ठीक है गाइस, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। अब 52 में से आप 16 घटा लो तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, इस कितने 16 घटा लो, आपको पता लग जाएगी और कितने हैं। तो पहले हम स्वर जानते हैं और बाद में जानेंगे व्यंजन। ठीक है, इस तो जानते हैं अपने स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर का मतलब जैसे ए, आ, ई, उ, ए, औ, ऐ, री, ल। ये वर्ण वे हैं जिनकी सहायता नहीं ली जा सकती, ये अपना आप स्वयं खुद ही बोले जा सकते हैं। इसके उच्चारण में कंठ यानी कि गले में जो कंठ होता है वो, तालु यानी कि जीभ के ऊपर का भाग उपयोग किया जाता है। उपयोग मतलब भाग लाया जाता है। जीभ होठ का नहीं, जीभ का या होठ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इनकी पहचान ये है। तो ये वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अगर आपको स्वर्ण वर्ण का पता ना लगे बाबू, तो आप क्या करेंगे? आप जीभ और होठ को पहचान लेंगे। जीभ होठ का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा, चाहे आप आजमा के देख लो। स्वर वो होते हैं जो लंबे समय तक बोले जाते हैं और अपना आप खुद बोले जाते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? 16 होती है। ठीक है गाइस, जानते जैसे ए, आ, ई, उ, ऐ, औ, ऐं, री, ली, ये संस्कृत के शब्द ले लिए गए हैं, पर बाकी कोई नहीं। अब स्वरों के भेद जानते हैं। क्या जानते हैं? स्वरों के कुछ भेद भी हैं। नहीं, स्वरों के अंदर कुछ भेद भी हैं अपने अपने। वो क्या भेद है?
थोड़े से भेद जान दे। वर्णमाला में स्वरों के भेद। अब स्वरों के कुछ भेद भी हैं। अब जैसे भी स्वर तो कितने 16 हो गए टोटल मिला के, वैसे तो मूल स्वर 7 ही है और बाकी 16 संस्कृत के भी मिला लिए इन्होंने, वैसे मूल स्वर 7 ही होते हैं, ठीक है ना, री तक ही। अब जानते हैं स्वरों के भेद, इनमें भी कुछ स्वर भेद होते हैं, इनमें भी आपस में कुछ भेद होते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं मूल स्वर भेद, कुछ होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी कि एक से एक मिलकर बना होता, दो मिलकर बने होते स्वर। मूल खुद अपने आप की खुद ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आओ मैं आपको दिखाता हूँ मूल स्वर में और संयुक्त स्वर में अंतर क्या है। अंतर जैसे मूल स्वर है, अभी लिख रहा है मूल स्वर, तो मूल स्वर अपना आप ए आ ई उ ए औ, ठीक है। संयुक्त स्वर यानी कि इसमें मिल रहा होगा, जैसे ए में क्या मिल रहा होगा, ए और ए, तो उसमें क्या बनेगा ए। और ओ में क्या बन रहा होगा, जैसे अ औ, जब बनेगा औ तो ये संयुक्त स्वर है। कितने संयुक्त स्वर, तो संयुक्त कितने हो गए, 1 2 ये संयुक्त स्वर हो गए, ठीक है, संयुक्त स्वर हो गए। बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ने की, आपको मूल स्वर की पड़ेगी, ठीक है गाइस, तो मूल स्वर की ही पड़ेगी। मूल स्वरों के भेद, अब इनके भी कुछ भेद है, मूल स्वरों के भी भेद, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, स्वरों में भी भेद होते हैं। पहले ह्रस्व स्वर जानते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है, जाहिर सी बात है हर्ष स्वर कहेंगे, क्या कहलाएंगे, हर्ष स्वर कहलाएंगे। हर्ष माने छोटा या लघु कहो, क्या कहो, छोटा कहो या लघु कहो। जैसे ए आ ओ री, तो ये 4 स्वर कितने हुए हमारे, 4 स्वर है लघु स्वर। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह ही होता है। हाँ, री की सही बात तो है। दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर, क्या, दीर्घ यानी कि बड़ा। वे स्वर जिनके उच्चारण में हस्सुर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हस्सुर मैंने क्या कहा था, हस्सु माने लघु, अगर लघु में 1 समय लग रहा है तो इनमें लगेगा 2 समय। दीर्घ स्वर वे स्वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। सरल शब्दों में स्वर्ण उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ए ई उ ए औ। ये 7 स्वर है, कितने हैं, 7। और लघु कितने हैं, 4। दीर्घ स्वरों 2 शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि यौगिक होंगे। यौगिक का मतलब है आपस में मिलकर बनना या संयुक्त, आपस में मिलकर बनना, वही बात कहलाती है। दीर्घ स्वर के कुछ उदाहरण जान लेते हैं, यह आपको संधियों में भी बहुत प्रयोग आने वाले हैं। आगे चलते हैं बच्चों। दीर्घ स्वरों के 2 या 2 से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ए और ए मिलकर आ बनेंगे। ई, बड़ी ई, छोटी छोटी मिलकर ई, बड़ा ऊ, ए औ, क्या बनाएंगे ये बच्चों, ये बनाएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। लघु स्वर कितने होते हैं, 4। मूल स्वर कितने होते हैं, 16। ठीक है, अभी और बताएंगे आपको आगे। प्लुप्त स्वर, ये भी दीर्घ स्वर की ही तरह है। प्लुप्त वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगे, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। यानी कि जैसे ओ, इस तरह वाले स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। यही परिभाषा में लिखा है बच्चों, आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा आपको बस समरी समझा के चल रहा हूँ। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस, इसका चिन्ह एस की तरह होता है। मैं आपको मात्राएं भी पढ़ाऊंगा आगे। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो रामे ओम। तो मैं यही बात आपको बच्चों बता रहा था, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। हिंदी में साधारण प्लुप्त शब्द का प्रयोग नहीं होता। हाँ, सही बात है। आजकल क्या आप लोग हमारी तरफ बच्चे को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे रा 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 रा, नहीं ना, आप तो कपिल, सोहन, मोहन ऐसे कह के बुला लेते हैं। तो गाइस ये प्लुप्त स्वर जो है मैंने बता दिया। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है क्योंकि वहाँ पर संस्कृत बोली जाती थी, इसलिए वहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। 3 मात्रिक यानी कि 3 मात्राएं होती हैं, इसे ही प्लुप्त स्वर कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, अयोग, अह और अयोग, इन्हें अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह स्वर वर्णमाला में
इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। पहले ये जान लो, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2। दीर्घ कितने होते हैं? 7। लघु कितने होते हैं? 4। संयुक्त अक्षर स्वर कितने होते हैं? 2। अय और अनुस्वार, अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग। विसर्ग में 2 बिंदी होगी, अनुस्वार में 1 बिंदी होगी, इसी कहते हैं। अनुनासिक, निर्नासिक, अनुस्वार और विसर्ग। कुछ थोड़ा इनमें भी जान लेते हैं। अनुनासिक, निरानासिक, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र होते हैं। वही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई है। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक में है बिंदी, आपने देख ली, मैंने बता दिया। ये अनुनासिक। अनुस्वार, निरुनासिक। निरुनासिक केवल मुंह से जोड़ने, आप पढ़ लेना इन्हें। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जो नाक से निकले अनुस्वार। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों को निर्नासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि। विसर्ग अनुस्वार के ही तरह होते हैं ये भी। यह व्यंजन है, जाहिर सी बात है व्यंजन है, कै ख ग घ यही है, और इसका उच्चारण है की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों का उपयोग में इसका आज भी, तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्दों में विसर्ग का आज भी उपयोग है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पॉडी पे चलते हैं। जैसे मन, कामना, पेय, पान, अतः, सुख, दुख। टिप्पणी। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं, हाँ ठीक बात है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं उनके सहारे बोले जाते हैं, और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास जी ने, जो हमारे किशोरीदास वाजपेयी जी का कहना ये था कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के रूप में ही पश्चात आते हैं। ये स्वर तो है नहीं लेकिन स्वरों के रूप में ही काम आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग्य न होने पर भी जो साध्य, यानी कि जो उस काम के लायक भी नहीं है फिर भी वह उस काम में जुटा हुआ है, तो बहुत ही मेहनत है उनकी। ये थोड़े से अंतर है जो मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आप पढ़ लेना। व्यंजन जानते हैं, व्यंजन जो सबसे मेन पॉइंट है पेपर की दृष्टि से आने वाला। पेपर आरओ हो, एआरओ हो, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी जीडी, कोई भी पेपर हो, इससे पार हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यंजन जानते हैं, सीधे व्यंजन के रूप, व्यंजन के प्रकार और किस तरह बोले जाते हैं जानते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की यानी कि स्वरों की सहायता ले ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जाहिर सी बात है। जिनके उच्चारण में स्वर्णों वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कै, अगर आप मुझे बता दूं मैं आपको, कै में क्या छुपा हुआ? कै, कै के अंदर ए छुपा हुआ है जब कै बोला जाता है पूरा। ख में भी ए छुपा हुआ, गे, ए, लास्ट में चे, छ, ए, ते, थे, ठीक है ना, तो इन्हें बोला जाता है व्यंजन। कैसे विसर्ग तक सभी वर्णन व्यंजन हैं। कैसे विसर्ग तक सभी व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। मैंने कहा ना सभी उच्चारण व्यंजन में ए की, इन सब में ये जो सब है कैसे लेकर मैं तक, इन सब में ए की ध्वनि छिपी हुई है। कै प्लस ए, मैंने बताया ना अभी। ख में ए, पै में ए, व्यंजन वही ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती है यानी कि अंदर से आती है। वायु मुख में कभी नहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण तंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। और स्वरों की संख्या 16 है। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं आइए जानते हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब किसी को छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भाग से कंठ, तालु यानी कि हमारे कंठ, तालु, मूर्धन्य मुंह, दांत यानी कि दांत, अथवा होठ मतलब होठ,
का स्पर्श करती हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगर इन चारों पांचों चीज़ों को स्पर्श करती है तो उन्हें, दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत और स्टोन के स्थान पर स्पर्श से बोले जाते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आओ मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गित में भगे हुए हैं। ये व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। और टोटल व्यंजन कितने हैं? मैंने अभी बताया 33। अभी हम आपको बताते चलेंगे धीरे धीरे क्या क्या है। ठीक है। कै वर्ण 25 व्यंजन होते हैं स्पर्शी। एक ये आप घर पर बना लेना बच्चों, ये बना लेना। ठीक है। ये जो होता है ये जो होता है ये बना लेना। ये 25 ये स्पर्शी व्यंजन। ये कंठ का स्पर्श करते हैं, ये सभी वर्ण कंठ का स्पर्श करते हैं। कै वर्ण इसे च वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे त वर्ग कहते हैं, इसे प वर्ग कहते हैं। ये नीचे वाले होठ से, ये दांत से स्पर्श होते हैं, ये मूर्धा से स्पर्श होते हैं, यानी कि मुंह से, ये तालु से, और ये कंठ से जो गले में होता है। और ड और ढ भी यही भी स्पर्शी व्यंजन में ही गिने जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाता चलूँगा, इतना ही काफ़ी है इसमें। अंत्यस्थ व्यंजन दूसरा चैप्टर जानते हैं अपना। अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन का अर्थ क्या होता है? भीतर। अंत माने अंदर, अंत माने लास्ट, आखिर, यानी कि भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर से ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ। अंत का मतलब मध्य भी होता है, जो इन्होंने दिखाया है, और बीच स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का से होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी कि अंत्यस्थ। अंत्यस्थ का मतलब है कि यह कोई जगह है और इसमें अंत्यस्थ स्थान ही है, तो यह किसी को टच थोड़ी करेगा, या किसी को टच नहीं करेगा, सीधे बाहर आएगा। ये व्यंजन 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? अंत्यस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ये रे ले वे कितने होते हैं? ये रे ले और वे कितने व्यंजन होते हैं आपके? 4 व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, तलवे, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है। सटा लेते हैं किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन अर्धस्वर, यानी कि इन्हें आधे स्वर भी आप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, पेपर में पूछे गए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है अर्धस्वर। अब तीसरे अपने ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब आप समझिए, ऊष्मा कुछ ऊष्मा यानी कि गर्म अभाव होता होगा। ऊष्मा का अर्थ है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे उन्हें विषमा कहते हैं। यानी कि मुंह से जब हवा निकलेगी तो गर्म और चारों तरफ टकरा के, यानी कि गाल से, जीभ से, कंठ से सबसे टकरा के निकलेगी, तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और ऊष्म व्यंजन के कुछ भेद जान लेते हैं। गर्म, जिन वर्णों को उच्चारण में समय हवा मुंह के विभिन्न टकराए सांस गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जानते हैं ये। ठीक है। ऊष्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर, यानी कि मुंह के किसी भी हिस्से से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि उच्चारण के समय में मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्मा का मतलब है गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 4 प्रकार के ही होते हैं। ऊष्म का मतलब गर्म व्यंजन, श, स है। ये व्यंजन आप बोल के देख लेना, ये भी ऊष्म ही व्यंजन है। तो गैस अपना नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा गाइस, तब से हम जानेंगे हिंदी को अपना नेक्स्ट। इससे आगे की हिंदी जो होगी वो हम आपको पढ़ाएंगे कल। ठीक है गाइस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई दोस्तों को बता दो कि स्टडी 90 पर ऑल सब्जेक्ट डीपली पढ़ाए जाते हैं। आपका भाई आपके लिए सक्षम है और फुल तैयारी। ठीक है गाइस। देन थैंक यू गाइस।